तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के सामने जो प्रश्न रखे हैं वो आज आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन वाला जो है दोस्तों आज प्रश्न आप लोग के सामने हाजिर है, जो कि दोस्तों आपके बीपीएससी, टीआई 3 और 4 के दृष्टिकोण से अगर बात कर ले तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 3 और 4 के लिए, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग जो है एक-एक प्रश्नों को रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ आपको यहाँ पे नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए हमारे साथ रिवीजन पे बन जाइए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहता है एक छोटा-सा बस भाई के लिए, कि आप अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर ले, ताकि आने वाला जो भी सेशन हो वो आपके लिए पहुँचता रहे, मिलता रहे आपको, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे भाई के लिए। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कि पंडित रविशंकर ने अपने सितार का नाम क्या रखा था? दोस्तों देखिए, सितार जो था उनका, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, ठीक है? ये गत शैली के सितार बजाते हैं, ठीक है? कौन-सी शैली इनकी? गत शैली के सितार वादक हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि उनके जो सितार थे, उसका क्या नाम था? चलिए, फटाफट जवाब देना है, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उनका नाम हो जाएगा सूरशंकर, ठीक है? सूरशंकर उनके सितार का नाम था। किनका? पंडित रविशंकर जी का। चलिए, अगला प्रश्न हमें है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मसीद खानी गत के लिए मुखड़े का कितने मात्राओं में होना आवश्यक है? यानी कि मसीद खानी गत का जो मुखड़ा होता है दोस्तों, वो कितने मात्राओं का होना आवश्यक है? तो मात्रा बताना है, तो इसका जो मात्रा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जवाब इसका हो जाएगा 5। उसमें 5 मात्राओं का होना आवश्यक है मसीद खानी गत के मुखड़े में, ठीक है? मसीद खानी गत के मुखड़े में कितने मात्रा होना आवश्यक है? 5 मात्रा होना आवश्यक है। और मसीद खानी गत जो बजना प्रारंभ होती है वो किस पे? 12वीं मात्रा से बजना प्रारंभ होता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न है कि मसीद खानी गत की बंदिश किस मात्रा से प्रारंभ होती है? देखिए, प्रश्न आ ही गया, अभी मैंने बताया, आप तो जवाब बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। चलिए, फटाफट आप वीडियो को रोकिए और कमेंट में आप लोग फटाफट जवाब कीजिए इसका, कि मसीद खानी गत की बंदिश में जो है किस मात्रा से उसके बोल जो है प्रारंभ होते हैं? बंदिश किस मात्रा से प्रारंभ की जाती है या फिर होती है? तो जवाब हो जाएगा उसका 12वीं मात्रा से, ठीक है? 12वीं मात्रा से मसीद खानी बोल की गत की जो बंदिश होती है वो 12वीं मात्रा से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है नंबर 4, मसीद खानी गत को अन्य किस नाम से जानते हैं? अगर अन्य पूछा जाए कि किस नाम से जानते हैं मसीद खानी गत को, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, मसीद खानी गत का जो अन्य नाम हो जाता है उसको क्या कहते हैं? पश्चिमी बाज कहते हैं, ठीक है? पश्चिमी बाज। और यहाँ पे जवाब जो हो जाएगा आपका 1 से अधिक रहने वाला है, क्योंकि पश्चिमी बाज भी इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? दिल्ली बाज भी कहते हैं, ठीक है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, ठीक है? दिल्ली बाज और पश्चिमी बाज के नाम से जानते हैं। और अगर बात कर ले वहीं आपको मैं बता दूं पूर्वी बाज के बारे में, तो पूर्वी बाज जो है आपका, ये आपके रजाखानी गत जो है, रजाखानी गत जो होता है वो पूर्वी बाज माना जाता है, पूर्वी बाज कहलाता है, और लखनऊ बाज भी कहलाता है रजाखानी गत, ठीक है? पूर्वी बाज और लखनऊ बाज कहलाता है रजाखानी, और मसीद खानी जो हो जाएगा दिल्ली बाज और आपका पश्चिमी बाज, ठीक है? तो याद रखना है 1 से अधिक यहाँ पे आपका जवाब। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा प्रश्न है? 5 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए गाया जाने वाला राग है? तो वर्षा ऋतु में कौन सा जो है गाया जाता है राग? फटाफट जवाब देना है। वर्षा ऋतु का जो राग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राग मियाँ मल्हार जो है आपके वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग है, राग मियाँ मल्हार, ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है आपका भैरवी जो है वो प्रातः काल गाया जाता है, प्रातः काल गाए जाने वाला संधि प्रकाश राग है, ठीक है? चलिए, एक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राग सोहनी जो है उसका गायन समय कब माना जाता है, ठीक है? चलिए, आपको एक मैं हिंट देता हूँ, क्या रात्रि के चतुर्थ पहर में इसका, अंतिम पहर में इसका गायन समय होता है या फिर क्या होता है? आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो है आप सभी का जवाब आना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं जितना रिवीजन करवाता हूँ उसका मुझे भी तो देखना है कि आप कितना याद रख पाते हैं, ठीक है? चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, उर्दू साहित्य के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उर्दू साहित्य के अगर पिता की अगर हम बात कर ले तो कौन जाने जाते हैं? तो उर्दू साहित्य के पिता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था? तोताए हिंद। अगर प्रश्न जीके जीएस में अगर आपका आ जाए कि किसने खुद को तोताए हिंद की उपाधि दी थी या किसने खुद को तोताए हिंद कहा था, तो वो अमीर खुसरो ही हो जाएंगे। और उर्दू साहित्य के पिता अमीर खुसरो, ठीक है? अगर अमीर खुसरो के गुरु की हम बात कर ले तो गुरु कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है? निजामुद्दीन औलिया। और मियाँ तानसेन जो है ये किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में रहते थे मियाँ तानसेन, ठीक है? और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास, ठीक है? चलिए, आज जो दोस्तों आप लोग को जो है इम्पोर्टेंट हम बहुत बढ़िया से आप लोग को करवा रहे हैं। बिल्कुल आपको ये सब प्रश्न जो है एक भी छूटना नहीं चाहिए। आप पूरा अंत तक जो है बहुत अच्छे से प्रश्न को कीजिए और सारा प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए इसी सेशन में, ठीक है? चलिए, 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इनमें से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है? देखिए, हिजाज भैरव की अगर हम बात कर ले तो हिजाज भैरव के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा है? जवाब देना है। हिजाज भैरव के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो वो आपका हो जाता है नट भैरव, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हिजाज भैरव के नाम से कौन जाना जाता है? नट भैरव, ठीक है?
नट भैरव को हिजाज भैरव कहा जाता है। ठीक है, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर, पंडित कंठे महाराज के गुरु का क्या नाम था? तो पंडित कंठे महाराज, सबसे पहले बता दूं आपको कि कंठे महाराज का संबंध कहाँ से है? तबला वादक है पंडित कंठे महाराज, और इनका जो संबंध है वो कहाँ से? बनारस से है। ठीक है, बनारस से है इनका संबंध, और ये तबला वादक हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पंडित कंठे महाराज के गुरु का क्या नाम? तो गुरु जो इनके थे वो कौन थे? बालदेव सहाय। ठीक है, पंडित कंठे महाराज के गुरु बालदेव सहाय, इनका भी संबंध कहाँ से था? आपके वाराणसी, बनारस से। ठीक है, बनारस से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक किनको माना जाता है? तो सखी संप्रदाय के अगर प्रवर्तक की हम बात कर ले तो किनको माना जाता है? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास डागुर। ठीक है, डागुर स्वामी हरिदास डागुर जी जो हैं, ये डागुर वाणी के भी प्रवर्तक कोई कोई मानते हैं इनको, और ब्रजचंद को भी माना जाता है, लेकिन आपको इनका पूरा नाम ही है स्वामी हरिदास डागुर। अगर प्रश्न बने कि ये ध्रुपद के किस वाणी से संबंधित है, तो डागुर वाणी से संबंधित है स्वामी हरिदास जी। ठीक है, और तानसेन की बात कर ले तो तानसेन गोबरहार। ठीक है, गोबरहार या गौहार, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ब्रजचंद की बात कर ले तो ब्रजचंद आपके हो जाएंगे इसी में डागुरवाणी से। और अगर बात कर ले नौहारवाणी की तो उसमें हो जाएंगे श्रीचंद। और हम बात कर ले आपके समोखन खा की, तो वो समोखन खा कौन से वाणी से संबंधित अब हो जाएंगे? अब तो जवाब दे सकते हैं, एक ही छूटा है। तो चलिए मुझे फटाफट जो है जवाब दीजिए कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, अली अकबर खां के पिता कौन थे? देखिए अली अकबर खां जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो अली अकबर खां के पिता का नाम क्या? तो अली अकबर के पिता का नाम था आपका, अगर बात किया जाए तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, ये अली अकबर के पिता थे। वो उस्ताद अलाउद्दीन खां वैसे तो लगभग सारे वाद्य बजाते थे, लेकिन इनका जो संबंध माना जाता है वो दोस्तों सरोद से माना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे? सरोद से। ठीक है, अली अकबर खां का भी जो संबंध हो जाएगा, ये भी सरोद वादक हैं, बहुत अच्छे सरोद वादक हैं ये भी। और इन्हीं की जो पुत्री थी अलाउद्दीन के, ये बेटे थे। अली अकबर खां अलाउद्दीन के बेटे थे, और अलाउद्दीन की बेटी जो थी वो कौन थी? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, जो कि पंडित रविशंकर की पहली पत्नी थी, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का, विलायत खां किस अंग के सितार वादन के लिए जाने जाते थे? देखिए विलायत खां की बात हो रही तो इनका जो सितार वादन हो जाएगा ये कौन सा, किस अंग के? तो ये दोस्तों ख्याल अंग के सितार वादक थे। इसको क्या कहा जाता है? गायन अंग का भी सितार वादक कहा जाता है, कि ये गायन अंग के सितार वादक थे। ठीक है, ये गायन अंग के सितार वादक थे। और पंडित रविशंकर जो हमने आपको बताया, तो वो कौन थे? वो आपके गत शैली के सितार वादक थे, और ये ख्याल शैली के या गायन अंग के। ठीक है, ये जो विलायत खां हैं इनमें और भी नाम है, जैसे कि रईस खां हैं आपके, तो ये भी जो है क्या है? ये भी आपके गत अंग के सितार वादक है, रईस खां। ठीक है, कौन? रईस खां, ये भी याद कर लीजिएगा, रईस खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से गत शैली के सितार वादक कौन है? देखिए यहाँ आपको मैंने अभी बताया कि गत शैली के सितार वादक के बारे में, कि गत शैली के सितार वादक कौन है। तो गत शैली के कौन है? यहाँ पे पंडित रविशंकर जी भी हैं और पंडित निखिल बनर्जी भी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब रहने वाला है 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से 3 आवर्तन तक के बोल समूह को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे बल है तो यहाँ पे बोल इसको बना देना है। ठीक है, 3 आवर्तन, 1 से 3 आवर्तन तक के बोल समूह को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है 1 से 3 आवर्तन तक के बोल समूह को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका टुकड़ा। इसको क्या कहते हैं? इसको टुकड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले और जोरदार बोलों का हो, वह क्या कहलाता है? देखिए कम से कम कितना? 3 आवृत्ति और खुले और जोरदार बोल होना चाहिए उसमें, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परन। ठीक है, वो कहलाएगा परन, जवाब हो जाएगा परन। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? देखिए कोई भी टुकड़ा है संगीत में, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहा जाता है? तो 3 बार हम अगर बजाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं दोस्तों तिहाई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तिहाई। और ये तिहाई 2 प्रकार के होते हैं, एक दमदार तिहाई, एक दमदार तिहाई, और एक हो जाता है आपका बेदमदार तिहाई। ठीक है, दमदार तिहाई वो होता है जो कि क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि रुक रुक कर बजाया जाता है। ठीक है, रुक रुक कर। और ये बेदमदार तिहाई जो है इसमें लगातार बजाते हैं, कंटिन्यू बजाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के तिहाई, 2 प्रकार के याद रखना है। शॉर्ट्स में ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं उसमें आपके बीपीएससी में, या फिर एस्टेट में भी तो पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना क्या कहलाती है? यहाँ पे ले लिखा गया है तो यहाँ पे आप लोग को लय बना लेना है। ठीक है, लय। स्वर और लय की तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना क्या कहलाती है? तो स्वर और लय तालबद्ध जो होता है उसकी जो सुंदर
रचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों गीत, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उसको गीत कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। वह प्रत्येक गीत जिसे खंड या भागों में बाँटा है, ठीक है? वह प्रत्येक गीत जिसे खंड या भागों में बाँटा है उसे क्या कहते हैं? तो खंड या भागों में जो बाँटा है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे, ठीक है? उसे अवयव। वह प्रत्येक गीत यानी कि जो गीत वो होता है जिसे खंड या भागों में बाँटा जाता है उसको अवयव कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, ध्रुपद के शब्द अधिकतर किस भाषा के होते हैं? देखिए, ध्रुपद के शब्द की अगर हम बात कर ले तो किस भाषा के होते हैं ये बताना है। सबसे पहले ध्रुपद जो है ये क्या है? गंभीर प्रकृति का गायन शैली है। इसको क्या कहते हैं? ध्रुपद को मर्दाना गायन शैली भी बोलते हैं, ठीक है? और ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे? राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर, ठीक है? आविष्कारक राजा मानसिंह, ठीक है? राजा मानसिंह तोमर। ये ग्वालियर के राजा थे और ये जो है इन्होंने ध्रुपद का आविष्कार जो है कब माना जाता है? 15वीं शताब्दी में माना जाता है कि ध्रुपद का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुई। अब आइए प्रश्न पे आ जाते हैं हमारा कि ध्रुपद के शब्द अधिकतर किस भाषा में होते हैं? तो इसका जो भाषा हो जाता है वो कौन सी भाषा हो जाती है? जवाब देना है तो ये इसका भाषा हो जाएगा, इसका कौन सा? ब्रज भाषा, ठीक है? ब्रज भाषा के होते हैं, ठीक है? ध्रुपद के शब्द अधिकतर किस भाषा के होते हैं? तो ब्रज भाषा के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि ध्रुपद गायन शैली में किस रस की प्रधानता होती है? देखिए, रस की अगर बात किया जाए कि किस रस की प्रधानता होती है दोस्तों, तो यहाँ पे बता दूं आपको कि ध्रुपद की जो है, ध्रुपद की अगर वाणियों की बात करें तो 4 वाणियाँ प्रचलित है इसकी और ध्रुपद के 4 भाग भी होते हैं, ठीक है? अस्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। और ऊपर मैंने तो इसका वाणियाँ तो मैंने बताया ही है, बस एक आपसे पूछा है कि कौन सा समूह खंड का संबंध है, किस वाणी से, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न देखते हैं कि ध्रुपद गायन शैली में किस रस की प्रधानता, तो रस इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर होने वाला है 1 से अधिक, ठीक है? 1 से अधिक। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें आपका जो जवाब रहने वाला है इसमें जो है आपकी कौन कौन सी? श्रृंगार रस और वीर रस, यानी कि आपके ये श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और वीर रस की भी प्रधानता होती है। ये दोनों आपका ए और बी जो हो जाएगा, इसलिए आंसर 1 से अधिक, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुपद में आलाप की गति उसके अंग से बढ़ाई जाती है, यानी कि पूछ रहा है दोस्तों कि ध्रुपद में जो है आलाप की गति उसके किस अंग से बढ़ाई जाती है? तीसरी, चौथी, पहली, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसको कि किस अंग से बढ़ाई जाती है। तो उसकी जो ध्रुपद की जो गति है आलाप की वो तीसरी अंग से बढ़ाई जाती है, ठीक है? कौन सी? तीसरी अंग से बढ़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न आप लोग से करना चाहेंगे। 21 नंबर का जो प्रश्न है वह कौन सा राग है जिसे कर्नाटक पद्धति से हिंदुस्तानी पद्धति में शामिल किया गया है? यानी कि दोस्तों कर्नाटक जो है आपका, कर्नाटक से हिंदुस्तानी में राग को लाया गया है, ठीक है? तो वो कौन सा राग है जिसको कर्नाटक से हिंदुस्तानी में लाया गया है? तो जवाब यही देना है। तो प्रश्न यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है? राग सिमहेंद्र, राग हरिकाम भोजी, बिलावल या 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा? आंसर क्या रहने वाला है? राग सिमहेंद्र, ठीक है? राग सिमहेंद्र को कर्नाटक संगीत पद्धति से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में लाया गया है या फिर शामिल किया गया है, ठीक है? चलिए देखिए, बिलावल जो है ये क्या है? आज का शुद्ध थाट माना जाता है, यानी आज यानी कि आधुनिक शुद्ध थाट है बिलावल, आधुनिक शुद्ध थाट है, ठीक है? और ये आपका जो हरिकाम भोजी है ये आपको दक्षिण में देखा जाता है और इसके समान जो है यहाँ पे कौन सा राग होता है हिंदुस्तानी में? तो यहाँ पे हो जाता है आपका खमाज, ठीक है? खमाज, ठीक है? खमाज को हरिकाम भोजी कहा जाता है दक्षिण संगीत पद्धति में, और राग सिमहेंद्र को दक्षिण संगीत पद्धति से कहाँ? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में शामिल किया गया है, ठीक है? तो इस तरह से ये सब आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस राग को हिंदुस्तानी पद्धति से कर्नाटकी पद्धति में, देखिए अभी हम लोग सिमहेंद्र के बारे में क्या देखे, ये दक्षिण से उत्तरी में लिया गया, लेकिन पूछा जा रहा है कि उत्तरी से, उत्तरी संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत से कौन से राग को दक्षिण में लिया गया है? तो ये बताना है, ठीक है? राग सिमहेंद्र ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका हरिकाम भोजी, सिंधु भैरवी, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका क्या रहने वाला है? जवाब जो हो जाएगा ये दोस्तों आपको, जवाब इसका हो जाएगा सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी को हिंदुस्तानी से कर्नाटकी में अपनाया गया है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो 23 नंबर का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि राग भैरवी को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? देखिए भैरव तो मायामाल गौड़व, मायामालव गौड़व, गौड़, ठीक है? लेकिन यहाँ भैरवी पूछ रहा है, भैरवी, तो भैरवी क्या हो जाएगा? भैरवी को क्या कहते हैं? हनुमत तोड़ी, ठीक है? हनुमत तोड़ी। और मायामालव गौड़ जो वहाँ का है, यहाँ के भैरव के समान है, ठीक है? भैरव के समान है। हरिकाम भोजी जैसा कि मैंने बताया कि खमाज के समान है, खमाज के समान है, ठीक है? मारवा को कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ? गमन प्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, दक्षिण का वह कौन सा राग है जिससे किसी सभा का समापन होता है? यानी कि दोस्तों कोई भी सभा जब स्टार्ट करते हैं ना वहाँ पे, तो सबसे पहले राग गाया जाता है। तो वो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राग, कौन से राग से सभा का समापन वहाँ पे होता है दक्षिण पद्धति में? तो जवाब देना है यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये राग सौराष्ट्रम, ठीक है? राग सौराष्ट्रम गाकर ही सभा का समापन जो है किया जाता है, ठीक है?
चलिए जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि माया मालव गौड़ के क्या है, ये आपको बताना है। अब फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। अब हरिकाम भोजी, ये आप लोग ये भी कमेंट में जवाब दीजिए। दोस्तों देखिए, कमेंट्स करने से, कमेंट में आपको लिखने से थोड़ा-सा क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकली जैसा कि कहा जाता है कि थोड़ा-सा जो याद करने की जो मेमोरी पावर जो है थोड़ा वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है? तो बढ़ जाती है वो। तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट करने के लिए कहते हैं, तो कमेंट किया भी कीजिए, सब लोग किया कीजिए कमेंट। चलिए 25 जो नंबर है हमारा 25 नंबर प्रश्न, गायक के गुण और अवगुण के बारे में संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वर्णन मिलता है? तो गायक के गुण और दोष, गुण और अवगुण, ये जो है इसका वर्णन संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में मिलता है? देखिए, सबसे बात करें संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 7 अध्याय हैं, ठीक है? संगीत रत्नाकर के कुल 7 अध्याय हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्ताध्यायी, ठीक है? सप्ताध्यायी भी कहा जाता है संगीत रत्नाकर को। और संगीत रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो कौन है? सारंगदेव, ठीक है? सारंगदेव, सारंगदेव। और कब हुआ था ये इसका रचना काल? तो 13वीं शताब्दी में माना जाता है संगीत रत्नाकर का, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि गायक के गुण और अवगुण जो है वो संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में है? तो इसका अध्याय कौन सा हो जाएगा? इसका अध्याय हो जाएगा आपका तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय जो कि किस नाम से इसको जानते हैं? प्रकीर्ण का अध्याय, ठीक है? प्रकीर्णक अध्याय, ये आपका तीसरा अध्याय है। पहला क्या हो जाता है? स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय, तीसरा प्रकीर्ण का अध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, फिर क्या होता है? वाद्याध्याय, तालाध्याय और नृत्याध्याय। इस तरह से आपके 7 अध्याय हो जाते हैं, ठीक है? चलिए 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राग में कौन सा स्वर कभी भी वादी हो सकता है? देखिए, राग में कभी भी वादी होने वाले जो स्वर हैं वो कौन सा स्वर है? सा म प है या फिर रे ग ध है या सा रे ग है या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सा म प। ये जो है राग में कभी भी वादी संवादी हो सकते हैं। सही जवाब सा म और प, षडज मध्यम पंचमा याद रखना है, ठीक है? इसको कितनी श्रुति दी गई है? श्रुति इनकी 4-4 श्रुति दी गई है, ठीक है? ये भी याद रख लीजिए साथ में। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है कि ध्रुपद के भागों को और क्या कहते हैं? देखिए, ध्रुपद के भागों को और क्या कहा जाता है? तो भागों को जो है दोस्तों क्या कहा जाएगा? कुतुब, तुक, उद्गाता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुपद के जो भाग हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तूक, ठीक है? उसको कहते हैं तूक कहा जाता है। कुतुब जो है वो किसको? वृंदवादन को जो है संज्ञा दी गई थी ना कुतुब को, वृंदवादन। वृंदवादन को क्या कहा गया था? कुतुब कहा गया था, ठीक है? उद्गाता कौन होते थे? चलिए मुझे फटाफट जो है कमेंट में आप लोग बताइए कि उद्गाता कौन होते थे, क्योंकि बहुत बार जो है ये सब प्रश्नों का रिवीजन मैंने करवा दिया है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उद्गाता के बारे में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए फटाफट, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग का जो तैयारी है वो किस लेवल का है, आप लोग कौन कौन से ऐसे हैं, क्योंकि मैं हर लोग का जो है कमेंट पढ़ता हूँ। ज़रूरत जो जिस चीज़ की होती है मैं देखता हूँ, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। वैसा ही कभी कभी अगर नहीं देख पाता हूँ तो रिप्लाई नहीं करता हूँ, वैसे मैं हर लोगों का कमेंट देखता ही हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न है कि पंडित अहोबल ने कुल कितने स्वर माने हैं? देखिए, पंडित अहोबल ने कुल कितने स्वर माने हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंडित अहोबल ने 7 शुद्ध स्वर माने हैं, 7 शुद्ध, और 22 स्वर जो माने हैं वो क्या? वो विकृत माने हैं पंडित अहोबल, ठीक है? 22 आपके क्या माने हैं? विकृत। तो कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर आपके हो गए 29, 29 स्वर माने हैं पंडित अहोबल जी ने। और पंडित अहोबल की अगर पुस्तक की बात की जाए तो पंडित अहोबल की पुस्तक का क्या नाम है? संगीत पारिजात, ठीक है? संगीत पारिजात इनके पुस्तक का नाम है, जो कि 1650 ईस्वी में लिखा गया है, यानी कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है? 17वीं शताब्दी। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि पंडित अहोबल के अनुसार शुद्ध स्वर सप्तक कौन था? देखिए, पहले जो था दोस्तों, सबसे पहले अगर प्राचीन काल की हम बात कर ले तो वहाँ पे क्या षडज ग्राम को शुद्ध माना जाता था, ठीक है? षडज ग्राम को शुद्ध माना जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ विद्वानों के अनुसार काफी को शुद्ध माने जाने लगा, काफी थाट को शुद्ध माने जाने लगा। उसके बाद आधुनिक में क्या है? आधुनिक में आपका बिलावल को शुद्ध माना जाता है, आधुनिक में। लेकिन ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ कि आधुनिक में जो है बिलावल को शुद्ध माना जाता है। अब प्रश्न पे क्या कह रहा है कि अहोबल के अनुसार शुद्ध स्वर सप्तक कौन था? तो ये जो था, ये बात हो रही है किसकी? काफी की। तो इनके अनुसार जो था कौन सा शुद्ध स्वर सप्तक? काफी था, ठीक है? और दोस्तों पहली बार बिलावल को किसने शुद्ध सप्तक के रूप में स्वीकार किया था? मुझे फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिए कि पहली बार बिलावल को किसने शुद्ध स्वर सप्तक माना है, ठीक है? और दक्षिण पद्धति की अगर बात कर ले तो वहां पे शुद्ध स्वर सप्तक कौन होते हैं? कनकांगी, ठीक है? वहां पे कनकांगी। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि संतूर का दूसरा नाम बताएं। देखिए, संतूर का दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आंसर हमारा रहने वाला है वो क्या होगा? एक से अधिक, ठीक है? क्यों होगा एक से अधिक? क्योंकि संतूर को सततंत्री वीणा भी कहते हैं और कश्मीरी वाद्य भी कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी वाद्य है संतूर, और संतूर क्या है? तत्वाद्य है के अंतर्गत आता है। और इसमें तारों की संख्या जो पूछी जाए तो आपको बताना है 80 से 100 तार, ठीक है? 80 से 100 तार। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सततंत्री वीणा, और कश्मीरी वीणा भी कहा जाता है, इसलिए हमारा जवाब एक से अधिक, ठीक है?
तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके आज के प्रश्न। तो मुझे अब लोग सब लोग जो है फटाफट कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको आज का कैसा लगा है, मज़ा आया? तो बिल्कुल मैं इसी तरह का सेशन जो है हर सेशन आपको देखने को मिलेगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा ही लगा होगा और कमेंट भी बहुत अच्छे-अच्छे आएँगे आप लोगों के, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।